मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आपके लिए अर्थात DLED के थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि यह मॉडल पेपर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो है। इसको आप देखें और अध्ययन करें। तो प्रश्न 12 है कि मुहावरों से आप क्या समझते हैं। मुहावरों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मुहावरे ऐसे शब्द समूह होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ त्याग कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और वही उनका विशेष अर्थ समूचे भाषा क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाता है। तो ध्यान दें कि मुहावरे का जो एक अर्थ किसी एक स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भी उसका वही अर्थ रहता है। भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से इस बात की पूरी सावधानी रखनी आवश्यक है कि उनका ठीक ठीक प्रयोग भाव समझने के उपरांत ही किया जाना चाहिए। शब्दों के बदले अथवा उनमें हेरफेर करने से मुहावरे का मूल अर्थ ही बाधित हो जाता है। मुहावरे का भाव और अर्थ ठीक ठीक समझना मुहावरा प्रयोग की पहली शर्त है। कुछ मुहावरों के उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका अर्थ भी देखना है। पहला मुहावरा है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। दूसरा है अगर मगर करना। इसका अर्थ है टाल मटोल करना। इसी प्रकार तीसरा मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को धमकाना। आग बबूला होना। इसका अर्थ है अति क्रोध करना। इस प्रकार से मुहावरों का प्रयोग और अर्थ समझना चाहिए। अगला प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है औपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, औपचारिक भाषा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पूछा गया है अनौपचारिक भाषा। तो अनौपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग जीवन को रोज़मर्रा की स्थितियों में सामान्य रूप से किया जाता है। यद्यपि इसका उपयोग अधिक होता है, सभी परिस्थितियों में अनौपचारिक भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता। कई मामलों में इसका दुरुपयोग गलतफहमी या असुविधाजनक परिदृश्य पैदा कर सकता है। ध्यान दीजिए, अनौपचारिक भाषा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषता है कि निकटता। निकटता का अर्थ है नज़दीकी, अर्थात जो अनौपचारिक भाषा है वो नज़दीक के संबंधियों के साथ अधिक प्रयोग की जाती है। जो अपरिचित लोग होते हैं उनके साथ अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जो परिचित हैं, जो घनिष्ठ हैं, उन्हीं के साथ अधिक प्रयोग होती है। दूसरी विशेषता है व्यापकता, अर्थात अनौपचारिक भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह किसी न किसी रूप में हर भाषा के बीच में व्याप्त रहती है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मद्रासी हो, मराठी हो, गुजराती हो, अनौपचारिक भाषा का क्षेत्र हर रूप में, हर स्थान पर आपको
प्राप्त हो जाएगा। अगली विशेषता है अधिक सामान्य। अनौपचारिक भाषा बहुत सामान्य रूप में प्रयोग की जाती है। सामान्य से इसका एक अर्थ ये भी है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करने में सफल रहता है, जबकि औपचारिक भाषा का प्रयोग करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जन सामान्य अनौपचारिक भाषा का ही प्रयोग अधिक करते हुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 14। 14वें प्रश्न में देखते हैं, इसका पूछा गया है 14वें प्रश्न में कि मात्रा किसे कहते हैं। तो देखते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा का संबंध स्वर से होता है। मात्रा एक संकेत चिन्ह होता है जो किसी स्वर विशेष के लिए निश्चित कर दिया जाता है। वह संकेत जिस स्वर के लिए निश्चित होता है उसी स्वर की ध्वनि देता है। मात्राओं को सिखाने का क्रम प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा निश्चित है। जैसे छोटे आ के लिए कोई संकेत चिन्ह नहीं है, लेकिन बड़े आ के लिए एक डंडा है, एक मात्रा है, फिर छोटी की भी मात्रा है, बड़ी के लिए भी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, ए के लिए एक मात्रा है, ए के लिए दो मात्राएं होती हैं, ओ के लिए एक मात्रा और एक डंडा रहता है, औ के लिए दो मात्राएं और एक डंडा रहता है, अंग के लिए पंक्ति के ऊपर, वर्ण के ऊपर या व्यंजन के ऊपर बिंदु रहता है। इसी प्रकार आहा माने विसर्ग चिन्ह रहता है। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे शब्द है नील, तो नील को हम ना व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद ला और उसके बाद आ, इस प्रकार से नील लिख जाएगा। आदमी शब्द है आदमी, आदमी में बड़ा आ प्लस दा व्यंजन प्लस आ प्लस माँ और प्लस बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से हम मात्राओं के माध्यम से किसी भी शब्द को सही लिखने में सफल रहते हैं। अगर स्वर के लिए मात्रा के संकेत न हों तो वर्ण को लिखने में बहुत असुविधा और समय अधिक खर्च हो। इस प्रकार से मात्राएं बहुत ही उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। निबंध का क्या अभिप्राय है। निबंध, तो देखें, निबंध हिंदी की एक बहुत प्रसिद्ध विधा है। भारतीय साहित्य परंपरा में आरंभ से ही निबंध को एक परिश्रम साध्य, सोउद्देश्य और वैचारिक दृष्टि से गरिष्ठ रचना माना गया है। संस्कृत आचार्यों ने गद्य को कवियों की कसौटी कहकर निबंध रचना प्रक्रिया के गंभीर को द्योतित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कुछ हिंदी के विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। हिंदी शब्द सागर के अनुसार निबंध वह व्याख्या है जिसमें कुछ मतों का संग्रह हो। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने कहा है कि निबंध
मन की व्यवस्थित बातचीत है। बाबू गुलाब राय के अनुसार देखते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध में कुछ विशेषताएं भी होती हैं। निबंध सबसे पहली विशेषता है कि निबंध अपेक्षाकृत छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। दूसरी विशेषता है इसमें लेखक का निजीपन और व्यक्तित्व झलकता है। नंबर 3 है निबंध में अपूर्णता और स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है। और चौथी विशेषता है निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। निबंध के अनेक प्रकार या निबंध लिखने की अनेक शैली मानी गई हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। इस प्रकार से निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न 16 हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए इनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। हंस पद एक मात्रा है। देखें, इसको हम त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय, किसी पंक्ति को लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को उस चिन्ह के स्थान पर लिख दिया जाता है। एक उदाहरण से देखते हैं। एक वाक्य है, हम आपसे पहले कह दिया था कि इस समय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। फिर से इस वाक्य को देख लें कि हमने आपसे कह दिया था कि इस समय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अब इसमें बीच में ही शब्द छूटा हुआ है, तो हंस पद की सहायता से या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर ही शब्द को जोड़ दिया गया और अब आप पूरा वाक्य बन गया कि हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस समय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हंस पद त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है और पहले जो त्रुटि हो जाती है उसको बाद में हम हंस पद की सहायता से ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से इसी प्रश्न में समाप्ति सूचक चिन्ह के विषय में भी पूछा गया है। तो ध्यान दें कि जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब पूरा प्रसंग ही समाप्त हो जाता है या पाठ ही समाप्त हो जाता है तो विराम के स्थान पर हम इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी देख सकते हैं कि जैसे रामचरितमानस का जब कांड समाप्त होता है तो हम समाप्ति चिन्ह का इस प्रकार प्रयोग देख सकते हैं। इसी प्रकार किसी पुस्तक के समाप्त होने पर, किसी पाठ के समाप्त होने पर हम इस समाप्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 और प्रश्न 17 में पूछा गया है
शब्दों के विषय में कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर है कि शब्द के भेद अलग अलग प्रकार से किए गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में पहला है सार्थक भेद। जिन शब्दों में कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे खाना, पीना आदि, तो पहला है सार्थक शब्द। किसी न किसी, फिर से देख लें इसको, सार्थक शब्द नंबर 1 है जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, पीना आदि। नंबर 2 निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई उद्देश्य या अर्थ ही न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी के साथ बानी बोल दिया गया, चाय के साथ वाय बोल दिया गया और कह दिया कि पानी वानी पी लेते या चाय वाय पी लेते, तो ये वानी और वाय शब्द निरर्थक माने जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 आता है एकार्थी शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, तो वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक का एक ही अर्थ है। घोड़ा, घर, इस प्रकार से हम और भी शब्द देख सकते हैं। नंबर 4 है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक शब्द है पत्र, तो पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, और पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, और पत्र माने पृष्ठ भी होता है, और पत्र माने समाचार पत्र भी होता है। इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। और समानार्थी शब्द, जो शब्द समान अर्थ रखते हों उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और अगला क्रम है समान प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में समान होते हैं या समान लगते हैं, इसी प्रकार बोलने में समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ थोड़ा सा असमानता के कारण अलग ही रहता है। अगर ध्यान से देखा जाता है तो लिखने में उनमें अंतर स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाता है। जैसे अनल और अनिल, ध्यान से देखा जाए तो अनिल में के ना वर्ण में, ना व्यंजन में छोटी की मात्रा लगी हुई है, और पहला शब्द अनल है उस पर कोई मात्रा नहीं है। तो ऐसे समान प्रतीत होने वाले शब्द रहते हैं। तो पहले अनल का अर्थ है आग और दूसरे अनिल का अर्थ है हवा। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों को भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आदि का अंत, आकाश का पाताल, यश का अपयश और उचित का अनुचित, ऊंच का नीच। इस प्रकार से अन्य विलोम शब्द भी खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार शब्द जो है
शब्दों का भेद अर्थ के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। तो विराम चिन्ह में देखते हैं, इसमें एक पैराग्राफ आया है और उसमें किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको उसे देखकर लिखना है और उचित विराम चिन्ह लगा देने हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पंचुएशन करना। तो एक में पैराग्राफ जो आया है उसको पढ़ता हूँ और उसमें लिखकर आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। पैराग्राफ है, सुकरात ने कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इसमें आपके सामने लिखित पैराग्राफ रहेगा और इसमें मैं कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपके सम्मुख प्रदर्शित करता हूं, जिसे देखिए। तो मित्रों, धन्यवाद। आज के ये लघु उत्तरीय प्रश्नों पूर्ण होते हैं। जय हिंद, जय भारत।